जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू यूटॉपर में आपका स्वागत है। हम लोग आज जीके जीएस से संबंधित प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे, जो आगामी परीक्षाओं आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, बिहार एसआई, उत्तर प्रदेश एसआई और एसएससी-जीडी की परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। जो अभी तक मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। और हम यहाँ पर हर सेट में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं और ये सीरीज मेरा चलता रहेगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। आइए, पहला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 8 मार्च 1945, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 7 दिसंबर 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। आइए, इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी और इसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की जो कार्यवाही का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही प्रारंभ हुई और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। आइए, अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी वीवी गिरी और ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन। आइए, इनसे संबंधित जान लेते हैं कि भारत रत्न जो 1954 में 3 व्यक्तियों को सर्वप्रथम दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल जो था 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में मिला था और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें 1955 में भारत रत्न दिया गया था। इंदिरा गांधी को जो भारत रत्न 1971 में मिला था और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न 2019 में मिला था। और 1966 में मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले में प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न। इनमें से किस यंत्र में या जो ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है? ऑप्शन ए डायनेमो, बी टरबाइन, सी विद्युत घंटी और डी लाउड स्पीकर। और ई में ए और बी दोनों है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा ए और बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ई, ए और बी, डायनेमो और टरबाइन। ये दोनों यंत्रों में ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। आइए देखते हैं कौन सी ऊर्जा किस में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। कुछ ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ प्रमुख यंत्र और उपकरण। माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। लाउड स्पीकर और टेलीफोन ये दोनों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। ट्यूबलाइट जो है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अगला, सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्यान से देखते चलेंगे। वाष्प इंजन जो है ऊष्मा ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। विद्युत चुंबक जो है इसमें विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। और विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। आइए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न और न ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न।
कालीबाग अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। आइए, कौन सा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जान लेते हैं। कावला वन्य जीव अभयारण्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तनसा अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। नोंगर वाइलम अभयारण्य जो है मेघालय में स्थित है। डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य है जो मिजोरम में है। शिकारी देवी अभयारण्य है जो हिमाचल प्रदेश में है। और पेपारा और वायनाड, पेपारा वन्य जीव अभयारण्य और वायनाड वन्य जीव अभयारण्य, ये दोनों केरल में स्थित हैं। आइए, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, कितनी बार परीक्षा में आया हुआ है। और भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड है, और इसी का पुराना नाम जो था हेली नेशनल पार्क था। अगला प्रश्न, जून 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हर्ष चौहान, बी अरुण कुमार मिश्रा, सी अशोक कुमार गुप्ता और डी कुलदीप सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक कुमार गुप्ता। आइए, वर्तमान में कौन क्या है जान लेते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के अध्यक्ष जो हैं शेखर कपूर वर्तमान में हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा भी वर्तमान में हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के वर्तमान में CEO हैं सौरभ गर्ग। अगला, नेता जो विपक्ष में वर्तमान में लोकसभा में है मल्लिकार्जुन खड़गे। यहाँ पर राज्यसभा होगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं SN सुब्रमण्यन। और उपाध्यक्ष जो नीति आयोग के वर्तमान में है डॉक्टर राजीव कुमार। और फीकी के जो अध्यक्ष हैं उदय शंकर। यहाँ पर राज्यसभा हो जाएगा, सॉरी, राज्यसभा के नेता विपक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अगला, फीकी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है उदय शंकर। आइए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नोवेल नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, बी रस्किन बॉन्ड, सी शशि थरूर और डी खुशवंत सिंह। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा शशि थरूर। आइए, शशि थरूर की जो प्रमुख पुस्तकें हैं जान लेते हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर, सो बिजनेस और बुकलेस इन बगदाद जो हैं ये सारी पुस्तकें शशि थरूर की हैं। अगला, विक्रम सेठ की पुस्तकें ए सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट, एन इक्वल म्यूजिक, ए सुटेबल गर्ल, टू लाइफ्स, ए मेमोयर और टू लाइफ्स, यही है दोनों। तो इसके जो लेखक हैं ए विक्रम सेठ हैं। खुशवंत सिंह की पुस्तकें हैं ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली, द कंपनी ऑफ वुमेन, इंडिया एंड इंट्रोडक्शन और इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ये सारी पुस्तकें खुशवंत सिंह की हैं। रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तकें हैं वो फ्लाइट ऑफ पिजन्स, एंग्री रिवर, द ब्लू अम्ब्रेला, द ट्री लवर और द फेस इन द डार्क, महारानी और चेरी ट्री, ये सारी पुस्तकें जो हैं रस्किन बॉन्ड की हैं। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है वो अरुंधति राय ने लिखी है। और सरोजिनी नायडू की जो पुस्तकें हैं, बड़ा एग्जाम में आता है, तो गोल्डन थ्रेशहोल्ड और ब्रोकन विंग्स। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं चित्रांगदा, गीतांजलि, हंगरी स्टोन्स और गोरा। अगला, किस गुप्त शासक ने अश्वमेधकर्ता और विक्रमंक की उपाधि धारण की थी, जिसे कविराज भी कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त और कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान थे। गुप्त संवत जो 319 से 320 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। आइए,
पुराणों की जो रचना वर्तमान रूप में हुई थी जो वो गुप्त काल में ही हुई थी और अंतिम गुप्त शासक का जो नाम था भानुगुप्त था। स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया था। परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है कि हुणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ, तो स्कंदगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। आइए अगला, जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। निर्यात सस्ता हो जाता है, निर्यात मूल्यवान हो जाता है, निर्यात मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है और निर्यात मूल्य स्थिर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निर्यात सस्ता हो जाता है। जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात जो है वो सस्ता हो जाता है। आइए, अवमूल्यन क्या है। यदि किसी देश की मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य देश की मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम हो जाना अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन से जो आंतरिक दाम प्रायः क्या होते हैं, गिरते हैं। और भारतीय रुपये का अवमूल्यन जो क्रमशः हुआ था 1949, 1966 तथा 1991 में हुआ है। अवमूल्यन देश की अर्थव्यवस्था में आधारभूत असंतुलन का घोतक है। विमुद्रीकरण, आइए जान लेते हैं। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तब विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा सन 1978 में सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ था और दूसरी बार जो मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ था 8 नवंबर 2016 को, और उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। अगला प्रश्न, तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः तांबे के किस अयस्क से किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉपर पाइराइट, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। क्यू पाइराइट का सूत्र होता है Cu2O और कॉपर ग्लांस और कैल्कोसाइड का सूत्र होता है Cu2S। ये दोनों एक ही है। अगला, कॉपर पाइराइट अयस्क का सांद्रण जो होता है वो फिन पलोन विधि द्वारा किया जाता है या होता है। तांबा जो है वो उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। लोहे का जो निष्कर्षण होता है मुख्यतः हेमाटाइट, जिसका सूत्र Fe2O3 होता है, इसी अयस्क से किया जाता है। मैग्नीज का निष्कर्षण मुख्यतः पाइरोलुसाइट नामक अयस्क से होता है और एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2006 और ऑप्शन डी 2018। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 2010। आइए इससे संबंधित कुछ तथ्य जान देते हैं। 2010 का राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ था वो भारत के नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा से शुरुआत हुई थी। भारत ने पहली बार भाग जो 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में लिया था। प्रथम एशियाई खेल का जो आयोजन हुआ था 1951 में दिल्ली में हुआ था। और 2018 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है उस शहर में संपन्न हुआ। और 22वां राष्ट्रमंडल जो खेल होगा 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। कहाँ होगा? बर्मिंघम में। और 19वां एशियाई खेल 2022 हांगझू चीन में होगा और 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में होगा। तो दोस्तों अभी तक के सारे प्रश्नों को अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले कड़ी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।